शताब्दी संकल्प अभियान के क्रम में इस पूरे संकल्प के साथ जुड़ने वाले और इसको नेतृत्व प्रदान करने में निरंतर प्रयत्नशील उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार जी, और आज के इस समिट में उपस्थित प्रदेश सरकार के अवकाश प्राप्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कुलपतिगण, प्राध्यापकगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और जीवन के अलग अलग क्षेत्र के हमारे विशेषज्ञगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 3 बजे से आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अभियान में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम भागीदार बना सकें, इसकी मंशा ये भी है और उसके लिए आपका सहयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने, आगे बढ़ाने, आपको कोई रिटायर्ड करके टायर्ड न मान लें, इसके लिए स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हम लोगों ने आपका सहयोग लिया है। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि यह एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की एक संकल्पना दी थी। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत चाहिए, यह संकल्प केवल देश की सरकार का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का बने और इस दिशा से इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। इसकी शुरुआत करने के पहले मैं आप सबके सामने, यह संभव है इसलिए भी मैं कह रहा हूं, आप में से सभी प्रबुद्ध जन हैं, जीवन का एक व्यापक अनुभव आपके पास है। जैसी मनोदशा होगी, जैसा वातावरण होगा, उसके अनुरूप व्यक्ति अपने आप को तैयार कर लेता है। आपने प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की वह कथा सुनी होगी, जो उन्होंने वनस्पतियों में भी जीव का अंश होता है और जिस मनोदशा में, जिस भाव के साथ हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। खासतौर पर उन्होंने जब इस प्रयोग को किया था, उन्होंने एक जैसे वातावरण में, एक जैसी परिस्थितियों में, एक जैसी संसाधनों के साथ 2 पौधे रोपित किए थे। दोनों को बराबर बराबर सब कुछ देते थे, लेकिन एक को जब वह प्रतिदिन जाते थे तो उसको पुचकारते थे
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, फलने फूलने बढ़ने और जीवन में प्रकाशमान होकर के यशस्वी बनने का उसे अपना आशीर्वाद देते थे, तो दूसरे को धिक्कारते थे कि तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो सूख जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। एक समय तक तो दोनों में बराबर वृद्धि हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, वह पौधा बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष हो गया, फलने फूलने की स्थिति में आ गया। लेकिन जिसको धिक्कारते थे वह एक समय के बाद मुरझाता गया, सूखता गया, अंततः ठूंठ बन करके रह गया। और कमोबेश यही स्थिति इस देश के अंदर, इस देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी की जा चुकी थी। यह केवल पौधों पर निर्भर नहीं होता है, वनस्पतियों पे ही नहीं होता है, यह जीव मात्र के साथ होता है। जीव मात्र के साथ यह अक्सर से सही बैठता है। और मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। याद करिए, 16वीं 17वीं सदी तक हमारा देश भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का शेयर 25% था। और 17वीं और 18वीं सदी तक आते आते भारत का शेयर घट करके 15% आया। भारत से आगे चीन आ गया, भारत नंबर 2 पे गया। और 1947 में जब भारत आजाद होता है, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। मात्र 2%। 2014 में भारत की स्थिति क्या थी? भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था इन 65-70 वर्षों में। और 2014 से जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है कि भारत दुनिया के अंदर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 2 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। एक लंबी यात्रा। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था 27 में बनेगा। इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा हमारे सामने खड़ी होगी। उन स्थितियों में भारत के सामने अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा आने वाली है, उसके लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत आज के दिन पे दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। हम मानते हैं 47 तक यह संभव होगा, जरूर होगा। अगर यही गति रही तो प्रगति अपने आप आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की भी यह स्थिति थी। उत्तर प्रदेश 2047 और 60 तक, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश का नेशनल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान था वह 14% था।
14% यानी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी आजादी के समय, आजादी के एक दशक बाद। लेकिन ये घटते घटते आज 2016-17 तक हम कहां पहुंचे? देश की 8वीं अर्थव्यवस्था और नेशनल जीडीपी में यूपी का योगदान 8%। आज पिछले 8 वर्ष में, 8.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए थे, यानी ये 8%, 14 से हमारा 8 पे आना, 14% से 8% पे आना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था से 8वीं अर्थव्यवस्था बनना, इसने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे, आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। वो उत्साह में बदले, लोगों के मन में एक नया उत्साह आए। और मुझे प्रसन्नता, आज मैं ये तीसरे बड़े सेमिनार का हिस्सा बन रहा हूं। मैं प्रातःकालीन सत्र में पूर्वाह्न में आईआईटी कानपुर में था। आईआईटी कानपुर में मैंने देखा कि वहां पे 1000 से अधिक देश के टेक्नोक्रेट और जीवन के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग एकत्र थे और इंडस्ट्री के लीडर्स भी वहां 300 से ज्यादा एकत्र हुए थे, जिन्होंने 3 मुद्दों को विषय बनाया है। अगले 2-3 दिनों तक वे लोग उस पर मंथन करेंगे और उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर और सस्टेबिलिटी को लेकर के, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के वह एक व्यापक विचार विमर्श का केंद्र बिंदु आईआईटी कानपुर के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में था। मैं दोनों डिप्टी सीएम भी उसी कार्यक्रम में थे और उसमें भी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर के, वोकल फॉर लोकल के मुद्दे को लेकर के, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर के ही सेवा पखवाड़ा का जो आगामी कार्यक्रम होने जा रहा है, इन मुद्दों पे चर्चा हुई थी। यानी जिन विषयों से हम भागते थे, आज उस पे चर्चा हो रही है। आज लोग उसके बारे में सोचना प्रारंभ किए हैं। आज लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ है, हां मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी कर सकता हूं। जब यूपी का योगदान नेशनल जीडीपी में 14% रहा होगा, मैं मानता हूं यहां सबसे उर्वरा भूमि थी, कृषि प्रधान व्यवस्था थी, लेकिन एमएसएमई का भी सबसे बड़ा आधार हमारे पास था। सर्विस सेक्टर में हमारे पास यहां पे टूरिज्म के
स्पिरिचुअल टूरिज्म के, इको टूरिज्म के, हेरिटेज टूरिज्म के बेहतरीन केंद्र थे। हम भूल गए, सब विस्मृत हो गए। कृषि के क्षेत्र में क्या होना है, आज आप देखते होंगे कितना अंतर आ गया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, यहां पे यही यूपी है। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। यहां का एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया था। वहां पर कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पी पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। उत्तर प्रदेश जो शिक्षा का एक केंद्र माना जाता था, वह आप याद करिए 1947 में, और उसके बाद जब राज्यों के पुनर्गठन हुए थे, अलग अलग राज्यों को बनाया गया था, उसमें बहुत सारे राज्यों में, यानी कई राज्य ऐसे थे जिसमें शिक्षा के लिए शिक्षक उत्तर प्रदेश से गए थे, उत्तर प्रदेश से। आज भी जब मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं, राजस्थान में जाता हूं, हरियाणा में जाता हूं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में जाता हूं, तो मुझे विशुद्ध हिंदी बोलते हुए दिखाई देते। मैं पूछता हूं, भाई आप कहां के रहने वाले हैं, कैसे? तो कहते साहब उत्तर प्रदेश से हमारे पूर्वज आए थे। मैं कहता हूं कब आए थे? वो कहते साहब 1947 में देश की आजादी के बाद जब ये राज्य बना तो शिक्षक नहीं थे, तो हम लोग वहां से शिक्षक के रूप में हमारे पूर्वज आए थे। अब याद करिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा का एक केंद्र रहा होगा, और कब नहीं था? काशी तो है ही, काशी में सब होता था। और भी हमारे पास प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, शिक्षा के केंद्र थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में मैं एक दिन वहां गया था, वहां पे पांडुलिपियां को मैं देख रहा था। 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां वहां पे हैं। 200 वर्षों का अपना इतिहास है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का। ठीक है, एक कॉलेज था, कॉलेज से बाद में उस विश्वविद्यालय बना। लेकिन हमने अपने गौरव और अपनी गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रयास होना चाहिए था, वह शिथिल क्या हुआ कि हम पिछड़ते गए, और पिछड़ते पिछड़ते वहां तक पहुंच गए कि बीमार मानसिकता वालों ने उत्तर प्रदेश को ही बीमारू राज्य बना दिया। हर एक सेक्टर में बीमार, पहचान का संकट खड़ा हो गया। और पिछले 8 वर्ष की उत्तर प्रदेश की इस यात्रा से संबंधित एक पुस्तिका भी आपके हाथों में आई होगी, नहीं आई होगी तो यहां पे नियोजन विभाग आपको उपलब्ध कराएगा। दूसरा, इन 8 वर्षों में अगर हम उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं, एसजीडीपी यूपी की बढ़ सकती है, कोई कारण नहीं कि ना हो, उत्तर प्रदेश में ना हो सकता हो, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। वही टीम है, केवल सरकार तो बदली थी, बाकी प्रशासनिक टीम वही है। ठीक है, कुछ लोग नए भर्ती हुए होंगे, लेकिन लीड करने वाले तो वही टीम थी, काम करने वाली वही टीम थी, और उसी टीम ने कार्य करके दिखाया भी। जिस उत्तर प्रदेश में 13 लाख करोड़ की कुल जीएसडीपी थी, वह उत्तर प्रदेश आज इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ रुपए की अपनी जीएसडीपी के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, यह आप सबके सामने है। यानी हमने हर एक फील्ड में काम किया है, और मेरा मानना है कि ये संभावनाएं पहले भी थी। मुझे याद है कोविड कालखंड के दौरान, तब तक 2018 में हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ला चुके थे, जिसके माध्यम से हम लोगों ने यहां के एमएसएमई की ब्रांडिंग की थी और उसको आगे बढ़ाया था, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसे हम लोगों ने मार्केट के साथ, उसे डिजाइन के साथ जोड़ने का काम किया था। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि इससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उस फील्ड में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ, और जब उन लोगों से कहा गया कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़िए, हम सरकार को हम सपोर्ट करेंगे, एग्जीबिशन लगनी प्रारंभ हुई, उनको सहयोग दिया जाने लग गया,
सपोर्ट किया जाने लग गया, सरकार उनके साथ खड़ी हो गई। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ करके लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एमएसएमई का सर्वाधिक योगदान उसमें है। कोविड कालखंड के दौरान जब हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी बाहर से आए तो एक चैलेंज था। मैं उस समय कई मुख्यमंत्रियों से बात किया कि भाई देखो, हमारे यहाँ के लोग हैं, आप उनकी कोई व्यवस्था करिए। वो लोग भी असहाय थे, नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा, हमने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा हम सड़क पे नहीं घूमने देंगे, उसके लिए क्वारंटीन बनाएंगे, क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे, उनको हम लोग लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था देंगे। और हम लोगों ने उस समय व्यवस्था की। उस समय मुझे याद है तमाम लोगों ने मुझे कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप, ये बवाल क्यों मोल ले रहे हैं। हमने कहा भी देखो, सड़क पे उसको मरने देने से अच्छा है कि हम उसको बेहतर सुविधा देंगे और जूझेंगे। तो लड़ाई है एक महामारी के खिलाफ, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, एक देश की लड़ाई है, हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। और उस समय लोग कहते थे कितने लोगों को देंगे। मेरे पास उस समय एक सज्जन का फोन आया, उन्होंने कहा कि ये सब क्या कर दिया आपने, कितने लोगों को आप व्यवस्था दे पाएंगे। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था करेंगे, 2 करोड़ लोगों को। कहा कितने दिन तक खिलाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, 3 वर्ष तक का राशन है हमारे पास, और हम खेती बाड़ी पर कोई असर कोरोना का नहीं पड़ना है, इसलिए मान के चलिए कि हर 1 वर्ष में हम 3 वर्ष का राशन पैदा कर देंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई आएगा तो कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी खा लेगा, लेकिन सड़क पे उसको मरने नहीं देंगे। और मुझे अच्छा लगा कि हमारी टीम ने उस समय मेहनत करके 1 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर रहने की और खाने की व्यवस्था की थी, जिसमें 40 लाख उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पी थे, 30 लाख बिहार के थे, वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल के थे, उड़ीसा के थे, असम के थे, और देश के अलग अलग भागों से थे। मुझे याद है जब मैं उसके बाद 6 महीने के बाद, लॉकडाउन के 6 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब बिहार में इलेक्शन थे, मैं गया था एक जगह प्रचार करने के लिए। मैं मंच से ऐसे भाषण कर रहा था, तब तक मैंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति कोई वो हिला रहा था, इशारा कर रहा था। सुरक्षा वाले उसको नहीं आने दे रहे थे, तो मैंने मंच से कहा, मैंने कभी आने दो उसको, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, मैं भी नहीं जानता था कौन था, कमचो गरीब व्यक्ति था। वो थोड़ी दूरी पर आया, डी तक आया, पुलिस उसको रोक रही थी। तो मैंने पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने कहा साहब सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैंने कहा क्या है इनके हाथ में, इसके हाथ में कोई कागज है। कहा वो डिब्बा लिया हुआ है। तो मैंने कहा डिब्बे में कुछ है भाई, अगर डिब्बे में बम वगैरह है तब तो बाहर लेके जाइए, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। बेचारे गरीब आदमी के पास एक खाली डिब्बा है। उन्होंने कहा नहीं खाली डिब्बा है। तो मैंने कहा आने दो उसको नजदीक, कुछ तो बोलना चाहता होगा। आप आश्चर्य करेंगे, उस घटना के लगभग 8-9 महीने के बाद जब इलेक्शन हुए थे बिहार विधानसभा में, तो उतनी दूर से, यानी पता नहीं कहां से है, उसने कहा योगी जी देखो ये डिब्बा उत्तर प्रदेश में हम लोग रुके थे, भोजन आपने दिया था हमें। इतने महीनों के बाद भी वह व्यक्ति, कितना भावुक क्षण था वो। जब उसकी जान को खतरा था, तब उत्तर प्रदेश के तंत्र ने देश का नागरिक मान करके, अपना नागरिक मान करके उसके साथ खड़ा हुआ। वह 8-9 महीने के बाद भी उस खाली डिब्बे को, यानी जो खाली कागज का डिब्बा होता है, उसको लेकर के खड़ा था और कहता था कि साहब ये आपके यहां के लोगों ने हमें भोजन दिया था, और उसको लेकर के आज आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। यह होती है स्थिति। यानी वह पल कितना महत्वपूर्ण होता है जब उस व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता है कि साहब मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की पीठ थपथाई। मैंने कहा देखो आपको अब जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, आप जरूर जीतेंगे। देखिए अगर यह गरीब इस बात को स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब हम लोगों ने सेवा की है, और अवश्य आप यहां से विजयी होंगे। और वह कैंडिडेट हमारा जीता था वहां से, यह मुझे बताते हुए प्रसन्नता है।
यह कार्य हम लोगों के मन में लोगों को इसके साथ जोड़ना है। लोग उन नकारात्मक चीजों से ऊपर उठ सकें जिसके कारण उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था। उन कारकों से मुक्ति देनी है, लोगों के जेहन का हिस्सा बनाना है कि नहीं, विकास होना है, विकास के साथ हमें जोड़ना है, हर व्यक्ति को विकास के साथ जुड़ना है और विकास ही उनके जीवन में कायाकल्प करेगा, उनके परिवार के, उनके आने वाली पीढ़ी के जीवन में परिवर्तन करेगा, परिवर्तन का कारक बनेगा। यह उनके जेहन का हिस्सा बनाना है, उनके जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके लिए उनको तैयार करना है और इसके लिए आपका सहयोग लेने के लिए आज हम लोगों ने यहां पे आपको आमंत्रित किया है। आपको ये विस्तृत लिटरेचर भी दिया गया है, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री है वह भी आपके सामने है। और देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी विधायिका के बारे में लोग कहते हैं कि विधानसभा या संसद में कार्य नहीं होता। हमने दो मुद्दों पर देखा कि कार्य होता है कि नहीं होता है। एक, जब हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करवाई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, याद करिए, लगातार दिन और रात 36 घंटे से अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की विधायिका चली थी, 36 घंटे से अधिक समय तक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये कॉमन नागरिक के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि विकास है, जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट है, इन सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में लगातार 36 घंटों तक चर्चा चली थी। और आश्चर्य करेंगे कि इस बार जब हम लोगों ने, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जब चर्चा हो रही थी, तब उस समय समाजवादी पार्टी ने और विपक्ष ने वॉकआउट किया था। उसके बाद पब्लिक का कितना विरोध उनको झेलना पड़ा था। इस बार जब हम लोगों ने विकसित उत्तर प्रदेश की बात कही और इस पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया, 2 दिन की समय सीमा तय की और एक भाग में 24 घंटे के अंदर ये चीजें होनी है, सभी दलों ने भाग लिया। आप आश्चर्य करेंगे कि एक पुस्तिका यहां पर आपको उपलब्ध करवाई गई है, जो विधानसभा में कुछ बुलेट पॉइंट हैं। लगातार लगभग 27 घंटे तक ये चर्चा चली थी और उस चर्चा में हर सदस्य ने कुछ ना कुछ बोला था, कुछ ना कुछ बोला था। हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव मौर्य जी ने जो बात कही, विकसित परिवार, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित गांव और विकसित परिवार। क्यों नहीं हो सकता विकसित परिवार? उसके जीवन में खुशहाली होगी, वह संसाधनों से भरपूर होगा, स्वयं विकसित होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, तो विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए रास्ता दिखाना है, इसके लिए तैयारी होनी है। इसके संकल्प के साथ हर एक व्यक्ति को जोड़ना है। अकादमिक संस्थाओं में इस पे चर्चा हो, अकादमिक संस्थाएं हमारी टापू न बन जाएं, अपने तक सीमित न रह जाएं, बल्कि विकसित भारत की इस अभियान में, विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान में वह भी हिस्सेदारी दें और वह भी अपने अपने क्षेत्र में इस बात को अपने जीवन का संकल्प लेकर के चलें, जिस भी क्षेत्र में रहूंगा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जोड़ करके मैं भी अपना योगदान दे पाऊंगा, इस दृष्टि अभियान प्रारंभ होना है। और इस अभियान के लिए जो तिथियां आपकी होंगी अलग अलग क्षेत्रों में, आपके साथ नोडल अधिकारी भी यहां से होंगे, आपके साथ में जनपद स्तर से अधिकारी भी तय करेंगे। विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालयों में किसी को विश्वविद्यालय में जाना होगा, किसी को किसी अन्य संस्थान में जाना पड़ेगा। और अलग अलग संस्थान में एक बार प्रबुद्ध जनों की जो गोष्ठियां होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग, उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई वहां पर वो तो बने ही। क्यूआर कोड के माध्यम से वहां पर उपस्थित लोगों से भी हम कहें कि इस पर आपको अपने सुझाव देने हैं, जो 3 थीम पर आधारित जिस अभियान को लेकर के 12 सेक्टर में उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के इस विस्तृत अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है।
उसमें किसी एक उस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में वो चाहेगा, वो उसमें अपना सुझाव दे, अलग अलग फील्ड में अपने सुझाव दे। क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कोई सुझाव तब तक के लिए कैसे हम तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, उन सुझावों को लेना, उसको कलेक्ट करना। और हम लोगों ने तय किया है कि यह अभियान अभी पहले आपके स्तर पर प्रबुद्ध जनों के द्वारा अकादमिक संस्थाओं में और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में होगा। आपके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारत सरकार के कुछ मंत्रियों से भी हम अनुरोध करने जा रहे हैं, वे अलग अलग जनपदों में सम्मेलनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फिर सामान्य सांसद और विधायकगण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक दिन हर ग्राम पंचायत में इसके संकल्प के साथ हर ग्राम पंचायत को हम जोड़ेंगे और हर ग्राम पंचायत से भी जुड़े हुए अलग अलग व्यक्ति के हम सुझाव इसके साथ जोड़ेंगे। और एक दिन हर नगर निकाय और उसके हर वार्ड में इस कार्यक्रम को एक साथ करते हुए वर्चुअली जोड़ करके उन सबको इस संकल्प के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाएंगे। एक बड़े अभियान का हिस्सा, हर एक फील्ड में क्या क्या कार्य हुए हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, आगे के हमारे क्या लक्ष्य होंगे, उन सभी पर एक विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। आपके पास ये फोल्डर भी है। ये फोल्डर हम लोग प्रयास कर रहे हैं हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे। ये पुस्तकें जो आपको दो पुस्तकें दी गई हैं या दी जाएंगी, वह भी हर जनप्रतिनिधि, हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय, हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचे। यह भी एक अभियान, इस अभियान का हिस्सा, यह एक उस क्रम का हिस्सा बनेगा। हमें लोगों को उसके साथ जोड़ना है, लोगों को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार करना है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों के सामने लक्ष्य रखा है, कोई कारण नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश 8 वर्ष में बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन बनने की स्थिति में आ सकता है, तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश 2047 में अपने तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। अवश्य करेगा, केवल उस मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं इस अवसर पर, आप सभी लोग आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और आपने जो रुचि ली है उत्तर प्रदेश के प्रति, आपका कर्तव्य भी है, और साथ साथ आपने रुचि पुनः दिखाई है। उस रुचि के लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस शताब्दी संकल्प 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री।